छोड़ा था हमने। तो हम पढ़ रहे थे कि प्रदूषित हो जाती है, और इसमें मुख्य प्रदूषण में कौन कौन सी चीज शामिल होती है, नाइट्रेट, धातुएं, पीड़कनाशी, ये सब चीजें शामिल होती हैं। और अधिकांश जो होता है रसायन जो होता है अजैव निम्नीकरणीय होता है। अजैव निम्नीकरणीय मतलब क्या होता है कि इनका जैसे आप नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, मतलब कि इसको डिग्रेड नहीं होता है, खत्म नहीं होता। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि कुछ ऐसे, जैसे आपने मान लीजिए कि कचड़ा, केले का छिलका होता है, वो अगर उसको कचड़े में डाल दो तो कुछ कुछ टाइम के बाद वो उसका निम्नीकरण हो जाता है, खत्म हो जाता है वो, है ना। लेकिन कुछ ऐसा रसायन होते हैं जिनका निम्नीकरण नहीं होता, जो डिग्रेड नहीं होती है। ठीक है, बायोलॉजिकली डिग्रेड नहीं होती है शरीर के अंदर। जैसे आप कुछ खाते हो तो जो भी खाया आपने वो डिग्रेड हो गया, निम्नीकरण हो जाता है उस चीज का, चाहे आप जूस पियो या फिर खाना खाओ। लेकिन कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो शरीर में रह जाते हैं, उनको वो डिग्रेड नहीं होते, निम्नीकरण नहीं होते ऐसे रसायन। ठीक है, वो आपका शरीर या फिर किसी का जो बायोलॉजिकली उसको डिग्रेड नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो वो रसायन जब शरीर में पहुंच जाते हैं तो फिर वो स्वास्थ्य के लिए खतरा बन जाते हैं। तो क्या किया जाता है, इन प्रदूषकों को, जो ये प्रदूषक थे, इनको जल निकायों में छोड़ने से पहले, मतलब कि ये प्रदूषक जहाँ से आए थे उनको जल निकाय यानी मेन नदी में छोड़ने से पहले कहीं भी बीच में शोधित किया जाता है। ठीक है, और जल को साफ करके आगे छोड़ा जाता है, प्रदूषण को हटा दिया जाता है। ठीक है, और क्या तरीके हैं जल प्रदूषण को कम, जल को बचाने के लिए, संरक्षण करने के लिए? वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं। जब आपने मान लीजिए जमीन था, इस पे पेड़ पौधे नहीं थे, तो पानी आराम से बहेगा और नीचे रिसेगा नहीं और कहीं पे रुकेगा नहीं, तो ये चला जाएगा बिना यूज के। मान लीजिए आपने यहाँ पेड़ उगा दिए, जंगल उगा दिए, और या फिर वनस्पति उगा दी, तो क्या करता है, धरातलीय प्रवाह को, इस प्रवाह को कम करता है, और जल जो होता है वो नीचे की तरफ भूमि में रिसता है और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। ठीक है, जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। जल संग्रहण करना, तो क्या होगा, पृष्ठीय पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। जैसे नहर जो होती है, नहर में अगर नीचे का जो नहर के नीचे जो नहर का जो तल है, जो तली होती है, उसको अगर बढ़िया से उसकी वो कर दी जाए, क्या करते हैं, उसको पक्का कर दिया जाए, सीमेंट का या किसी चीज की लाइनिंग से उसको पक्का कर दिया जाए, तो पानी जो जाएगा वो नीचे नहीं जाएगा नहरों में, वो जहाँ उसको यूज करना है वहां आप यूज कर सकते हो। नहीं तो क्या होता है कि नहर बनाई थी आपने, यहाँ से मान लीजिए पटना से नहर जा रही है गया में, आपको गया में पानी यूज करना था, पटना से नहर गई गया में, अब गया में पानी होता, लेकिन आपका कुछ पानी जो है नीचे रिस के खत्म हो गया। ठीक है, नीचे रिस गया यहाँ पे, तो वो जो आपके लिए चाहिए था वो रिस गया नीचे। तो उसको, उससे बचाने के लिए क्या करना पड़ता है, हम लाइनिंग करते हैं, प्रॉपर उसके सीमेंट से लाइनिंग करते हैं, चूना पत्थर से उसकी तली को, ताकि वो नीचे ना रिसे। ठीक है, तो खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्रों में स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक, जैसे कि हम क्या करते हैं, ट्यूबवेल लगा दिया, पानी जा रहा है, जितना जरूरत नहीं उससे ज्यादा पानी जा रहा है, कुछ नीचे रिस गया, कुछ निकल गया। तो स्प्रिंकलर से खेती करने से क्या होता है, कम पानी यूज होता है और अच्छे से सिंचाई हो पाती है। वाष्पीकरण की दर अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि से भी बहुत उपयोगी है। इसमें क्या होता है कि खेत में पाइप लगा दिया जाता है, एक जैसे मेड़ होती है ना, क्यारियां होती है, उसी के साथ साथ पाइप लगा दिया जाता है और उसमें एक एक बूंद पानी टपकता रहता है, सिंचाई वाला पानी एक एक बूंद टपकता रहता है, तो ज्यादा यहाँ पे पानी खराब वेस्ट नहीं होता। तो ये होता है ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप विधि। तो ये सब को पूछे जाते हैं कि ड्रिप इरिगेशन किस लिए यूज होता है या स्प्रिंकलर किस लिए यूज होता है। ठीक है ना, सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। ये हो गया, तीन संसाधन हो गए आपके। चौथा संसाधन है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन, ये भी हमारे लिए संसाधन है। ठीक है, स्कूल के बच्चे प्रदर्शनी में घूम रहे थे, देश के विभिन्न भागों से एकत्रित की गई थी प्रदर्शनी। मोना ने एक थैला हाथ में उठाया, उत्साह से कहा, ये सुंदर हैंड बैग है, ये जूट से बना है। अध्यापक ने कहा, ये जूट से बना है। क्या आप उन टोकरियों और द्वीप की कुर्सियों को देखते हैं, ये बेत और बांस से बनी है।
भारत के पूर्वी और उत्तरी पूर्वी आर्द्र प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में पैदा होता है। अब देखो ये लाइन है, भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी आर्द्र प्रदेशों में बांस जो है प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है। जो आपका पूर्वी और उत्तर पूर्वी जो भाग है ये वाला, इसमें बांस प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है। जैसी जो थी रेशमी स्कार्फ को देखकर उत्साही थी। ये खूबसूरत स्कार्फ देखो अध्यापिका ने क्या कि रेशम के जो कीट होते हैं उससे प्राप्त किया जाता है। जो शहतूत के पेड़ों पर, रेशम के कीट शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। ठीक है, तो बच्चे समझ गए कि पौधे भी बहुत जरूरी हैं, हमें उनसे ऐसे ऐसे सामान मिलते हैं जो हमारे रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करते हैं। इन पौधों से ही बांस, बेंत, जूट मिलता है जिससे बैग, कुर्सी, सब टेबल कुर्सी बनाई जाती है या फिर कपड़े बनाए जाते हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। मैंने कहा स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, ये जो क्षेत्र है यही सिर्फ प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव पाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? जैव मंडल। ठीक है, इसे हम जैव मंडल कहते हैं। जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं। सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहा जाता है। ठीक है, एक दूसरे पर आधारित रहना जीवन के लिए, इसको क्या कहते हैं? पारितंत्र कहा जाता है। वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इमारती लकड़ी, प्राणियों को आश्रय, ऑक्सीजन जिसमें हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करती हैं। ये पौधे रक्षक मेखला के रूप में कार्य करती हैं। भूमि के संग्रह में सहायता करती हैं। इस हमें फल, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, ये सब चीजें मिलती हैं। ठीक है ना, पौधों से ये सब फायदा होता है हमें सब कुछ। जैसे इमारती लकड़ी हो गया, आश्रय हमें घर बनाने के लिए वो मिलता है। उसके बाद मृदा के सुरक्षा के लिए क्या करते हैं? पौधे जरूरी हैं। जो हमने बताया था, एक पूरे सिरे से लगाया ताकि हवा की गति को कम कर सके या पानी को वहाँ पे स्टोर करके रख सके। ठीक है, और इनसे हमें फल, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, ये सब चीजें मिलती हैं जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। पौधों के असंख्य उपयोग हैं, उनमें से कुछ और जोड़ सकते हैं। पौधों के तो बहुत उपयोग हैं। वन्य जीवन के अंतर्गत क्या आता है? जंतु, पक्षी, कीट, जलीय जीव सब आते हैं। इससे उनसे हमें क्या, वन्य जीवन से हमें क्या मिलता है? पौधों से हमें क्या मिलता है देख लिया हमने। वन्य जीवन से क्या मिलता है? दूध, मांस, खाल, ये सब चीजें प्राप्त होती हैं। कीट जैसे मधुमक्खी होता है, हमें शहद मिलते हैं। और कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती है, फूलों के परागण में मदद करती है। फूलों के परागण में मतलब कि एक जगह से पराग उठा के जब फूलों के ऊपर जाती है तो वहां से अपना खाने पीने के लिए जाती है, तो पराग साथ में जब पराग को नीचे गिरा देती है, उसमें जो महीन कण होते हैं पराग, उसको जमीन पे गिरा देते हैं, वहां फिर फूल उग जाता है। तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो कीट है, मधुमक्खी जो हो गया। और पारितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, पारितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर करती है और अपघटकों के रूप में कार्य करती है। गिद्ध जो होता है मृत जीवों को खाता है। ठीक है, एक अपमार्जक है। गिद्ध जो है वो अपमार्जक है और पर्यावरण के लिए एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। पर्यावरण को साफ करता है गिद्ध। एक अपमार्जक है और शोधक है। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हों अथवा छोटे, सभी पारितंत्र के संतुलन बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। प्राकृतिक वनस्पति का वितरण कैसे होता है? 4 वर्गों में बांटा गया है। विश्व की वनस्पति मुख्य प्रकार से 4 वर्गों में रखा जा सकता है। वनस्पति डिपेंड किस पे करती है आपको पता है? तापमान और आर्द्रता पर। ये तो पढ़ चुके हैं। 4 वर्ग कौन से हैं? वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा। ठीक है, अब इसको हम पढ़ेंगे क्या क्या चीजें होती है वनस्पति। तो वन और घास स्थल वाला और झाड़ियां तो हमने पिछले से एक और चैप्टर में पढ़ा था ना, कि वन होता है 3 प्रकार के होते हैं। पहले हमने 3 प्रकार पढ़े थे, वन, घास स्थल और झाड़ियां। ठीक है, अभी हम और पढ़ेंगे, इसमें एक और प्रकार जोड़ दिया गया है। एक मिनट रुकना। ठीक है, भारी वर्षा वाले क्षेत्र जो होते हैं वहां पे विशाल वृक्ष उग सकते हैं। भारी वर्षा वाले क्षेत्र विशाल वृक्ष उगते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं।
जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उसकी सघनता कम होती चली जाती है। हमने पढ़ा था कि जैसे भूमध्य रेखा है, मध्य रेखा के आसपास क्या है, हमें वर्षावन मिलते हैं, और इसके ऊपर जाओगे तो कम सघन मिलेंगे, उसके ऊपर जाओगे तो रेगिस्तान मिलेंगे, इसके ऊपर नीचे भी जाओगे तो वही हाल है, यहाँ रेगिस्तान मिलेंगे। तो यहाँ पे जहाँ बारिश ज्यादा होती है, तापमान और बारिश ठीक ठाक है, ज्यादा है आर्द्रता, वहाँ पे वर्षावन और बड़े बड़े वृक्ष पाए जाते हैं, विशाल वृक्ष उगते हैं वहाँ पे, और उनकी सघनता, लेकिन जैसे जैसे आर्द्रता कम होती चली जाती है वृक्षों का आकार और सघनता कम होती चली जाती है। इसके बाद है सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों, जहाँ पे वर्षा सामान्य होती है वहाँ छोटे आकार के वृक्ष पाए जाते हैं और घास उगती है, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले क्षेत्र शुष्क प्रदेश होते हैं, वहाँ कटीली झाड़ियाँ होती हैं, या गुल्म कहते हैं, ठीक है, कटीली झाड़ियों को गुल्म कहते हैं। और कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे वो भी नहीं होती। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि, वाष्पोत्सर्जन मतलब जो वाष्प बन के खत्म हो गया, उससे जो आर्द्रता में हानि होती है, उस हानि को घटाने के लिए पेड़ की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती है, मोमी सतह, ग्रीसी, ठीक है। तो झाड़ियां होती हैं जहाँ पे शुष्क प्रदेश है, जो कटीली झाड़ियां होती हैं, इनकी क्या खासियत होती है कि पानी की, यहाँ से इनके पानी ज्यादा से ज्यादा खत्म ना हो जाए इनके अंदर से, उसके लिए पेड़ों की जो पत्तियां होती है वो कांटेदार होती हैं और मोमी सतह वाली होती हैं। फिर इसके बाद चौथा क्या था, शीत ध्रुवीय प्रदेशों में टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। कौन से दो हमने पढ़े थे, मास और लाइकेन, ठीक है, लाइकेन, ठीक है, काई और लाइकेन बोलते हैं इसको, मॉसिस, लाइकेन और काई। पिछले 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे उस इस समय उससे कहीं अधिक लोग हैं। जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है, हर कुछ साल के बाद जनसंख्या डबल हो जाती है। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए, फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों के वृक्षों को काट दिया जाता है, ठीक है। जनसंख्या बढ़ेगी, फसल चाहिए, जमीन चाहिए रहने के लिए, सब कुछ लोगों के लिए चाहिए, उसके लिए वृक्षों को काट दिया जाता है। अब विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है और बहुमूल्य संसाधन जो है तुरंत के संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है। अगर ये नहीं होंगे तो आप समझ सकते हो क्या हो सकता है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण कैसे करते हैं। वन हमारी संपदा है, पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं, साथ ही परितंत्र को भी अनुरक्षित रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण, जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। बहुत सी जातियां तो असुरक्षित अथवा संकट में आ चुकी हैं, कुछ लुप्त होने के कगार पे हैं, कुछ लुप्त हो चुकी हैं। वनों को काटा जाना, वन उन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल, भूस्खलन, ये सब कुछ मानव और प्राकृतिक कारक है जो मिलकर महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा दे रहे हैं। आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकार शिकार करने करने की संख्या का बढ़ना है, जिसमें कुछ खास प्रजातियों की संख्या में तेजी आ रही है। पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत, पंख, ये सब के लिए क्या किया जाता है, इनका शिकार किया जाता है। गैर कानूनी रूप से व्यापार करने के लिए अनाधिकार शिकार किया जाता है। इसमें से कुछ जंतु, चीता, शेर, ब्लैक बक, मगरमच्छ, ये सब चीजें क्या है, इनके संरक्षण, ये सब जानवर है, इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर ही किया जा सकता है, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान बनाना, वन्य जीवन अभयारण्य बनाना या जैव मंडल निश्चय, ये तीन तरह के अलग अलग, ये तीनों अलग अलग हैं, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान ये हम पढ़ेंगे जब इन्वायरमेंट की क्लास आगे, शायद मेरे ख्याल से नेक्स्ट ही 11th किताब में है शायद। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीवन अभयारण्य और जैव मंडल निश्चय हमारे प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों को सुरक्षित करने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। संकरी घाटियों, झीलों, आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन के नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। अगर उसकी संख्या जो है उसको भंग ना किया जाए, एक को बहुत ज्यादा बढ़ा ना दिया जाए, एक को बहुत ज्यादा घटा ना दिया जाए, तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों और प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल मचा रखी है। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं का अंधाधुंध शिकार होने के कारण लुप्त हो गए हैं और या फिर लुप्त होने के कगार पे हैं। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम जैसे वानिकी, वन महोत्सव और को प्रोत्साहित करता है, ठीक है।
स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने, सब कैंपों में ले आने को उसको प्रोत्साहित करते हैं कि हमारे लिए सब चीजें बचाना बहुत जरूरी है। बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने, उनके व्यापार करने के विरुद्ध है। भारत में शेर, चीता, हिरण, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है। ठीक है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी, द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES साइट्स। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। इसकी स्थापना की गई थी, जिसने प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की है। ठीक है, ये सूची आपको याद करनी पड़ेगी बाद में। जिसने प्राणियों और पक्षियों की, एक ये जानवरों के लिए है, ठीक है, जानवरों और पक्षियों के लिए, पौधों के लिए इससे कोई लेना देना नहीं है। जानवरों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की गई है। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है। अब आपको करंट अफेयर में आप न्यूज पढ़ोगे तो इसके बारे में कई बार पढ़ोगे, इस चीज के बारे में कई मीटिंग होती रहती है। तो इसकी मीटिंग कहाँ हुई है, ठीक है, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, किस देश में हुई थी, कब हुई थी, ये सब चीजें याद करनी पड़ती है साइट्स के बारे में। ठीक है। पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। ये हमारे नैतिक कर्तव्य भी है। ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा, ये देखिए, CITES, वही साइट्स। सरकार साइट्स जो है, सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। कई देशों की सरकार ने आपस में मिलके एक समझौता किया है, उसी को साइट्स बोलते हैं। ठीक है। एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है कि प्राणी और पौधों के नमूने के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। ठीक है। मोटे तौर पर पशुओं की 5000 प्रजातियां, पौधों की 28,000 प्रजातियां रक्षित की गई हैं। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, इसमें पौधे भी आते हैं। ठीक है, जानवर भी और पौधे दोनों है इसमें, पक्षी, जानवर, पौधे दोनों, तीनों। ठीक है। इसके बाद क्या था, इनके बाद खत्म हो गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी दो मुख्य जलवायु कारक कौन से हैं। जलवायु कारक कौन से दो मुख्य जलवायु कारक हैं? ताप और वर्षा। ठीक है। भूमि निम्नीकरण के दो कारण बताइए। भूमि कैसे खराब होती है? कुछ भी लिख सकते हो, अतिचारण के कारण, जंगलों को हटाने के कारण, ये सब चीज के कारण भूमि खत्म हो, निम्नीकरण होता है। भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? क्योंकि हमें बहुत चीजें इससे मिलती हैं। ये सब पढ़ लेना अपने आप। फिर ये है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? अब बताओ कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। समय, मृदा का गठन या जैव पदार्थ? है? जैव पदार्थ नहीं, ये दोनों तो है। इससे क्या हुमस बनता है और इससे इसको टाइम मिलता है, ये है मृदा का गठन। ये क्या है आपका, ये निर्भर करता है किस पे? ये कारक नहीं है, ये गुण है। मृदा का गठन गुण है। किस पे निर्भर करता है? ये निर्भर करता है किस पे? जो आपका वो था, पेरेंट मटेरियल था, जो चट्टान किससे बनी थी, क्या बोलते हैं उसको, जनक चट्टान, जनक शैल। जनक शैल के से डिपेंड करता है कि मृदा का गठन कैसा होगा। इससे तो ह्यूमस, जैव पदार्थ में पढ़ा था ना कि ह्यूमस को की दर को प्रभावित करता है। वनस्पति, जैव और सूक्ष्म जीव। निम्नलिखित में कौन सी विधि तीव्र ढालों और मृदा अपरदन रोकने के लिए, तीव्र ढालों पर, ये देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? रक्षक मेखला, मल्चिंग या फिर वेदिका कृषि? आपने पढ़ा था कि रक्षक मेखला क्या होती है? वायु से जो अपरदन होता है उसके लिए बनाई जाती है। पेड़ पौधों की कतार बनाई जाती है ताकि हवा की गति कम हो जाए। और मल्चिंग क्या होती है? खेतों में घास फूस के लेयर लगा दी जाती है, जिससे कि वो क्या कहते हैं, अंदर से जो पानी है वो वाष्पीकृत ना हो उसका। ये वेदिका कृषि क्या होती है? पहाड़ों पर वेदिका बनाई जाती है, बड़े फार्म टाइप बनाए जाते हैं बड़े बड़े। ठीक है।
ये होती है ढलान पर को अपर्दन रोकने के लिए। कौन सा प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है? बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब टाइम समय जब आवश्यकता ना हो, सही है, संरक्षण के लिए है ये। नल का उपयोग तुरंत बंद कर देना चाहिए। खरीदारी के बाद पॉलिथीन को नष्ट कर देना चाहिए। तो तीनों ही संरक्षण के अनुकूल है, प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है। तीनों ही संरक्षण के अनुकूल है, पता नहीं क्या ये है ऐसा, सॉरी ये हो गया ना। अगर अगर देखा जाए इनमें से आंसर देना हो तो ये आंसर हो गया, पॉलीपैक को नष्ट कर देना। आपको क्या हमने पढ़ा था? रीयूज, रिसाइकिल, ये पढ़ा था ना हमने संरक्षण के लिए। या उसको दोबारा यूज कर सकते हैं, दोबारा रिसाइकिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मिलान करना, भूमि उपयोग, ह्यूमस, चट्टान बांध या जैव मंडल। आपको पता है कि क्या क्या चीजें होती हैं। जैव मंडल तो सीधा सीधा है, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच संकरा क्षेत्र, ठीक है। और चट्टान बांध क्या है? चट्टान बांध क्या है? मृदा अपरदन को रोकने के लिए है, ठीक है। भूमि का उपयोग, भूमि का उत्पादन करी उपयोग, ये हो गया। ह्यूमस क्या है? ह्यूमस ये हो गया, ऊपरी मृदा पर, ऊपरी मृदा पर जो जमा होता है जैव पदार्थ, ह्यूमस, वो हो गया। के बाद हम पढ़ेंगे, अगला चैप्टर है खनिज और शक्ति संसाधन। 2 चैप्टर खत्म हो गए हैं, अब है खनिज और शक्ति संसाधन।